हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग सोचते होंगे सर अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन कैसे करेंगे। हमारे पेपर में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, हम लोग कैसे करेंगे। सर अभी तो जैकबोर्ड ने नया एग्जाम पैटर्न जारी कर दिया है जहां पे 30 क्वेश्चन ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव, बाकी सारा क्वेश्चन सब्जेक्टिव होंगे। तो बिल्कुल आप लोग थोड़ा सा भी टेंशन ना ले। मैंने आप लोगों को कई बार बता चुका हूं कि आपके छोटा भाई आपके लिए 24 घंटा खड़ा है आप लोगों के लिए। बस आप लोग क्या करें, प्ले स्टोर में जाएं, सर्च करें, मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आज के फाउंडेशन कोर्स को जरूर बाय कीजिएगा। वहां पे क्लास 11 का, क्लास 12 का बहुत बेहतरीन तरीके से एप्लीकेशन के माध्यम से आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से क्लासेस दिए जा रहे हैं। आप मैं बात करता हूं सर, आप लोगों ने अगर कोई आपके जो एप्लीकेशन के माध्यम से नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो ध्यान दीजिएगा। जैसे आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि हम लोग एग्जाम जो 2 टर्म में होगी, टर्म 1 प्लस टर्म 2। मैंने टर्म 1 का सारा सब्जेक्ट का सिलेक्टेड क्वेश्चन एक टर्म में, याद रखें, एक टर्म में 5 सिलेक्टेड सेट प्रोवाइड किया हूं। सिलेक्टेड सेट नंबर 1 2 3 4 5, एक सेट में 40 क्वेश्चन होगी और सारा क्वेश्चन मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि यहीं से टपकेगी जब आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक इसी तरह से सर हम लोगों को तो टर्म 1 का पूरा प्रिपेयर करवा दिए हैं, पर मैं टर्म 2 की प्रिपेयर कैसे करूं। तो मेरे लाल एक बात मेरी याद रखिएगा, टर्म 2 के लिए थोड़ा सा भी टेंशन ना ले। आपका छोटा भाई हमेशा आपके लिए खड़े रहे, बस आप लोग अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब बात रही सर हम लोगों का कैसा क्वेश्चन आएगी। देखिए आप लोगों का पेपर में 3 तरह का क्वेश्चन होगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। और मैं आज आपको बताने वाला हूं हिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जहां पे आप लोग होगा टर्म 1 का तो मैंने बता चुका हूं। आज जो मैं आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं मेरे लाल, याद रखिएगा वो क्या होगा पता है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। और मैं आज आपको बताने वाला हूं सिर्फ और सिर्फ लेक्चर 1। मैं आशा करता हूं, मैंने बहुत सारा क्वेश्चन को जस्ट यहां पे मैंने क्रिएट करके रखा है, बहुत सारा क्वेश्चन, वो भी चैप्टर बाय चैप्टर मैंने अरेंज किए हैं। ठीक है, मैंने सारा का सारा क्वेश्चन को चैप्टर बाय चैप्टर अरेंज करके रखे हैं और 2010 से लेकर 2023 तक जैसा भी क्वेश्चन पूछा गया है सारा क्वेश्चन मैं आज आपके सामने एक एक करके मैं बताने वाला हूं। लेकिन हिस्ट्री का बनेगा कितना लेक्चर मेरे लाल, एक बात मेरे याद रखिएगा, हिस्ट्री का बनेगा 6 लेक्चर। कितना लेक्चर याद रखिएगा, 6 लेक्चर बनेगी, जिसमें से आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 आप लोगों को देखने को मिलेंगे कहां पे, तो याद रखिएगा यूट्यूब पे। बाकी सारा का सारा क्लासेस होंगे हमारे एप्लीकेशन पे। आप लोग बिल्कुल ना सोचे कि सारा क्लास आपका कहां पे होगी, तो बताएंगे सर सारा क्लास जो हम लोगों का होगा एप्लीकेशन पे नहीं, एक क्लास आप लोगों को यूट्यूब में डेमो के रूप में दिए जा रहे, बाकी जो भी क्लासेस होगी वो हमारे एप्लीकेशन पे होगी। तो जल्दी से जाएं, लेट किस बात की, जल्दी से जाएं और डाउनलोड करें मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। और डाउनलोड करने के बाद आप इस कोर्स को जरूर बाय कीजिएगा। देखिए एक क्वेश्चन याद रखिएगा मेरे लाल कि अभी आप लोग सोच रहे हैं सर मैं कैसा ऐसे यहां पे करूं, मेरे पास आई हैव नॉट इनफ मनी। बिल्कुल आप लोग ऐसा ना सोचें, क्योंकि आप जब एग्जाम देकर लौटेंगे ना तो बहुत बड़ी अफसोस होगी। कब पता है, जब आप कोर्स को नहीं खरीदेंगे। क्यों मेरे लाल पता है, क्योंकि सारा क्वेश्चन यहीं से टपकेगी। तो आप लोग बिल्कुल आज ही इस कोर्स को बाय करने की कोशिश करें, लेट ना करें, क्योंकि कल से जो हमारे क्लासेस होगी वो सारा का सारा क्लासेस होगा हमारे एप्लीकेशन पे। तो आप लोग यूट्यूब पे वेट ना करें, जल्दी से जाएं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का बेहतरीन तरीके से तैयारी करें, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो इस कोर्स को जल्दी से जाएं, लेट ना करें, कोर्स को ज्वाइन करें। दिक्कत होगी, कोई भी दिक्कत होगी डाउनलोड करने में या कुछ भी कोर्स को परचेस करने में कोई भी दिक्कत होगी, ऑलरेडी नीचे नंबर दिए गए हैं, इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारे टीम के साथ जुड़ सकते हैं। तो फाइनली मैं आपके सामने लेकर आऊं चैप्टर 1। याद रखिएगा आज मैं आपको बताने वाला हूं चैप्टर 1 अब प्लस चैप्टर 2। जितना क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक 2010 से लेकर 2023 तक सारा का सारा क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं, VS, Q, SQ और LQ, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन। मैं बेहतरीन तरीके से आज आपको मैं बताने वाला हूं, तो बिल्कुल आप लोग पैसेंस बनाकर रखिए, ध्यान से सुनिए। और कोशिश रहेगी हमारी ये कि मैं जब भी क्लास लूं सब्जेक्टिव का, अभी मैं ले रहा हूं आपका हिस्ट्री का, इसके बाद जो क्लासेस होगी पॉलिटिकल साइंस का, इसके बाद जो होगी आप लोगों का ज्योग्राफी का, इसके बाद होगी हिंदी को और हिंदी इलेक्टिव, इंग्लिश को और इंग्लिश इलेक्टिव, सोशियोलॉजी, सारा क्लासेस होगी। थोड़ा सा भी टेंशन ना ले, अंतिम याद रखिएगा, अंतिम लास्ट डे याद रखिएगा मेरे लाल, 1 महीना पूरा का पूरा दिसंबर में सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आएगी मेरी गारंटी है कि मैं कैसे प्रोवाइड करूंगा। बस आप लोग को इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहना होगा। तो फाइनली मैं आज आपके सामने जो लेकर आऊं सारा क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से समझिए। कोशिश रहेगी हमारी कि आपको रट्टा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको समझना होगा। अब देखिए समझने के बाद आप लिखेंगे ना तो मजा कुछ और ही आएगा मेरे लाल। चलिए पहला क्वेश्चन पे आते हैं।
और जो एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पीडीएफ के रूप में डाल दिया हूं, सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का बेहतरीन तरीके से आप लोग कर लेना है। पहला क्वेश्चन पे आते हैं सर, सिंधु सभ्यता की खोज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। देखिए ये क्वेश्चन आपके पेपर में 3 मार्क्स का आएगा। कितना मार्क्स का? 3 मार्क्स का आपके पेपर में क्वेश्चन पूछेगी कि सिंधु घाटी सभ्यता पर एक संक्षिप्त सा टिप्पणी लिखना है। क्या लिखना है? टिप्पणी लिखना है। तो समझिए क्या लिखना है। राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा में उत्खनन कार्य कराया। कितना में सर? 1921 में। आप सभी को पता है हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है 1921 में रखलदास बनर्जी आपका दयाराम साहनी ने किया था, जो 1925 तक चलता रहा। कितना साल? 4 साल तक लगभग इसके डिस्कवर खोज में लगा रहा। कहां से क्या मिले, कुछ मिले, कहां से धान की खेती हुई, कहां से हल मिले, ये सब के बारे में खोजता रहा लगभग 4 साल तक। ठीक इसके बाद 1926 से 1933 तक मध्य स्वरूप वात्सई के निर्देशन में उत्खनन कार्य हुआ। अब क्या हुआ? जैसे उत्खनन होगी उसके बाद 1926 से लेकर 1933 तक मध्य स्वरूप वात्सई के निर्देशन में उत्खनन कार्य हुआ। मोहनजोदाड़ो में 1922 से 1923 में आर.डी. बैनर्जी, इसको शॉर्टकट में याद रखिएगा, आर.डी. बैनर्जी, रखलदास बनर्जी के निर्देशन में उत्खनन कार्य आरंभ हुआ। इसके बाद सर जॉन मार्शल मैके व्हीलर ने निर्देशन में उत्खनन कराया। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता नाम शहर के कारण पड़ा। अब इसको इस तरह से आपको लिखना होगा। अब मैं बात करूं अगर दूसरा क्वेश्चन, अगर आपके पेपर में दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए मेरे लाल, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगी ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपके पेपर में सिर्फ 2 ही मार्क्स का पूछेगा। देखिए पुरातत्व से आप क्या समझते हैं? देखिए मैं बात करूं अगर पुरातत्व का, तो खनन के द्वारा पृथ्वी के गर्भ से निकले हुए पदार्थ, यानी खनन के द्वारा जब हम लोग कोई भी, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एग्नेय चट्टान, जब वहां पे हम लोग कोयला खोदते हैं, कोयला खोदने समय दिखेगा निकलेगा क्या? गर्म लावा निकलते हैं ना, ज्वालामुखी फट जाते, देखिएगा आप जहाँ पे कोयला क्षेत्र होता है वहां पे हो जाते हैं, देखिए कोयला में आग लग जाता है। ठीक उसी तरह से ये एक तरह का पुरातत्व का आविष्कार है। खनन के द्वारा पृथ्वी के गर्भ से निकले हुए पदार्थ को पुरातत्व कहते हैं। ठीक है, पुरातत्व संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है खोदना। आपको इस तरह से लिखना है और 2 क्वेश्चन अपने रिजल्ट के लिए काउंट कर लेना है। आशा करते हैं इस बात को आप लोग भले भांति समझ में आ रहा होगा। अगर मैं बात करूं सर अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता क्यों कहा जाता है? जो हड़प्पा सभ्यता हम लोग का, इसको हम लोग कांस्य युग की सभ्यता एक्चुअली में बोलते क्यों है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझिए। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता इसलिए कहा जाता है। किस लिए सर? थोड़ा सा समझाइए ना, मजा आ जाएगा। क्योंकि यहां पर लोगों ने औजार बनाने के लिए तांबे और टिन धातु का मिलाकर कांस्य धातु का उपयोग करते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि तांबा, जो तांबा है वो किसका मिश्र धातु है? तांबा। याद रखिएगा तांबा का मिश्र धातु, याद रखिएगा क्या होगी मेरे लाल? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एक तांबा नहीं सॉरी आपका कांसा, कांस्य का मिश्र धातु कई बार पूछा गया अभी तक एग्जाम में, तो बोलेंगे सर तांबा प्लस टिन। याद रखिएगा डबल टी, टी टी, याद रखिए क्या? टी टी याद रखेंगे तो कांसा का या मिश्र धातु तांबा और टीन से मिलकर कांसा हम लोग निर्माण करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है अभी तक। ठीक है, तो ये मैं आपको बता रहा हूं वीडियो नंबर 1, बाकी 5 जो वीडियो बनेगी वो हमारे एप्लीकेशन पे होगी। अब मैं बात करता हूं सर, ये क्वेश्चन आपके पेपर में 5 मार्क्स का पूछेगा। कितना मार्क्स का? 5 मार्क्स का। और मैं जिस तरह से लिखा हूं यहाँ पे, आप लोगों को भी इसी तरह से लिखना होगा, ठीक इसी पैटर्न पे लिखना होगा, तब जाके आपको फुल मार्क्स मिलेगी। आप इतना मत सोचिए कि जिस तरह से लिखे हैं इसका इधर उधर कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, समझिए। हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक, किसके बारे में बोल रहे? पहले बोल रहे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन की विवेचना करें। सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक की विवेचना करना है। पॉइंट नंबर 1, सामाजिक जीवन। जैसे ही आप लिखेंगे सामाजिक जीवन, उसके बाद आपको इस तरह से एरो लगाना है और ये अलग कलम से लिखेंगे। अलग कलम मतलब अलग कलर से लिखेंगे, बहुत ही मस्त दिखेगी। एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि ये हमारे स्टूडेंट जिनका कॉपी में चेक कर रहा हूँ बहुत ही ब्रिलियंट है, बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है। ठीक है, ये आपको लिखने का भी तरीका एग्जामिनर चेक करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन बहुत ही उत्तम था। हड़प्पा सभ्यता की जो सामाजिक सोशलिज्म हम लोग बोलते हैं, सामाजिक स्थिति बहुत ही उत्तम था। यहाँ के लोग आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। यहाँ पे आपस में जो भी यहाँ पे बस्तियां थी, शहर थी, सभी का सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहा करते थे। यहाँ घर में लाला नहीं लगाया जाता था।
यहाँ पे लाला नहीं होगा, ताला। यहाँ के लोग इतना विश्वासीन था कि यहाँ के लोग कहीं भी जाते थे मार्केटिंग में या अपने रिलेशनशिप में, तो कभी भी वो घर में ताला नहीं लगाते थे, इतना उन सब का विश्वास था। इसलिए कहते हैं सामाजिक, हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक स्थिति बहुत ही बेहतर थी आज के जमाने की तुलना में। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ के कुछ नगर, लोथल, कालीबागान में घर के दरवाजे पीछे की ओर खुले हुए थे। जो नगर है याद रखिएगा, कालीबागान हो गया, लोथल हो गया, दरवाजा होता है ना पीछे की ओर खुला होता था। जो दरवाजा है घर के आगे खुला होना चाहिए, बल्कि घर के पीछे खुला होता था। हम लोगों के घर के आगे दरवाजा होती है ना, उसके पीछे जो है खुला हुआ रहता था। यहाँ का समाज नगर जैसा था। यहाँ की जो समाज थी, सामाजिक स्थिति, यहाँ की समाज जो है किसके साथ, तो समाज जो है नगर जैसा था, ठीक है, टाउनशिप। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक स्थिति जीवन कैसा था। हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक स्थिति जो है बहुत ही बेहतर था। लोग अपने आप पर इतना विश्वास करते थे कि वो घर के सारा माल धन दौलत को छोड़कर वो दूसरी जगह पर चले जाते थे और ताला भी नहीं मारते थे। वहां का इतना विश्वास था। इस तरह से आपको लिखना होगा, अपने माइंड से लिखना होगा, रट्टा नहीं लगाना है मेरे लाल, ठीक है। आते हैं सर पॉइंट 2, धार्मिक जीवन कैसे बीती है। हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन बहुत ही उत्तम था। हड़प्पा सभ्यता जो है इसके धार्मिक जीवन बहुत ही उत्तम था। यहाँ के लोग प्रकृति की पूजा करते थे। यहाँ के जो भी लोग थे वो प्रकृति की पूजा क्या करते थे। प्रकृति मतलब जो गॉड गिफ्ट हम लोग बोल सकते हैं, उसको पूजा करते थे। यहाँ से एक भी मूर्ति नहीं मिले, और यहाँ जो हड़प्पा सभ्यता की ऐसा जगह है जहाँ से एक भी जो है मूर्ति नहीं मिली थी। अब मैं बात करूँ, कुछ इतिहासकारों का कहना है, कुछ ऐसा इतिहासकार है उनका कहना है क्या कि यहाँ के लोग शिव भगवान की पूजा क्या करते थे। आप देखिए यहाँ के जो लोग हैं, कुछ ऐसा लोग हैं जो शिव की पूजा करते थे, ठीक है। भले वहां से हम लोगों को कुछ मूर्ति नहीं मिला है, लेकिन क्या होता था कि हम लोगों को वहां पे शिव की मूर्ति मिला है, ठीक है। शिव को लोग पूजा करते थे, मूर्ति तो नहीं मिला है। यहाँ के लोग स्त्री की बहुत सम्मान करते थे, बिल्कुल सही बात है। यहाँ के जो भी लोग थे वो स्त्री की बहुत बेहतरीन तरीके से वो लोग सम्मान करते थे और इज्जत देते थे पुरुष लोग महिलाओं को। ये बहुत खासियत बात थी हमारे हड़प्पा सभ्यता का। अब आते हैं कि इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन कैसा था। बिल्कुल जिस तरह से सामाजिक जीवन था, ठीक इसी तरह से धार्मिक जीवन भी था। अब आते हैं सर आर्थिक जीवन किस प्रकार है। देखिए टू द पॉइंट आपको लिखना है। मैं जिस तरह से मैं बता रहा हूं टू द पॉइंट आप लोग इसी तरह से लिखना है और 5 मार्क्स अपने फाइनल एग्जाम के लिए रिजल्ट में काउंट कर लेना है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग खेती क्या करते थे। बिल्कुल आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो खेती क्या करते थे। यहाँ के लोग व्यवसाय भी करते थे और यहाँ के जो भी लोग थे वो व्यवसाय भी क्या करते थे। हड़प्पा सभ्यता से कई बंदरगाह मिले हैं। जो हड़प्पा सभ्यता एक ऐसा जगह है, मैंने एप्लीकेशन से अगर कोई बंदा पढ़े तो मैंने आप लोगों को डायग्राम के साथ बताया था कि हड़प्पा सभ्यता में कई ऐसे बंदरगाह थे जो हड़प्पा सभ्यता के आसपास थी, जहां से व्यापार होता था। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार मेसोपोटामिया की सभ्यता से की जाती थी। हड़प्पा सभ्यता का अधिकतर व्यापार जो है वो मेसोपोटामिया से किए जाते थे। आशा करते हैं ये सब बात को आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक नगर लोथल और कालीबागान। अगर आपसे पूछा जाए लोथल कहाँ है तो गुजरात में, कालीबागान कहाँ है राजस्थान में। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वहाँ के लोग का आय प्रमुख स्रोत कृषि एवं व्यापार था। जो हड़प्पा सभ्यता है वहाँ के लोगों का प्रमुख व्यवसाय जो थी वह कृषि और क्या था बताएंगे सर, व्यापार। आशा करते हैं अगर इन सब क्वेश्चनों को बेहतरीन तरीके से बेहतरीन ढंग से अगर कर लेते हैं तो 5 मार्क्स आपके झोले में आ जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ अगला क्वेश्चन का। अभिलेख सब क्या समझते हैं, इनका क्या महत्व है। देखिए अभिलेख मैंने अभी जस्ट बताया आपको, अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतह पर खुदे होते हैं। एक बात मैं बताऊं, थोड़ा सा मैं अभिलेख के और मैं बाद में बताने वाला हूं, थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, समझिए। अब जब कभी अपने घर द्वार को छोड़कर कहीं बड़े शहर की ओर जाते हैं तो देखिए ट्रेन में जा रहे हैं या बस में जा रहे हैं तो देखिएगा कुछ दूरी पे 2-4 किलोमीटर की दूरी पे सड़क के किनारे एक माइल स्टोन होता है। माइल स्टोन जहां पे लिखा रहता है कि बनारस या रांची 420 किलोमीटर आगे है या धनबाद यहाँ से 50 किलोमीटर आगे है। इस तरह से लिखा हुआ आप देखे होंगे। अभी तो पत्थर में लिख रहा है ना, पहले पत्थर में नहीं लिखता था, ठीक है। अब उसी को हम लोग एग्जाम्पल में मान के चल रहा हूं, क्या आप लोगों का अभिलेख है। अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु, मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतह पर खुदे होते हैं, ठीक है। अभिलेखों में इनके निर्माण की तिथि भी खुदी होती थी। अब जैसे मैं बता रहा हूं, ये मैं एक अभिलेख बना रहा हूं, समझिए ये क्या है, हम लोगों का एक अभिलेख में बता रहा हूं बेहतरीन तरीके से। ये हमारा एक तरह का क्या है, एक अभिलेख है,
कितना बेहतर तरीके से दिख रहा है ना, ये अभिलेख है। और यहाँ पे मान लेते हैं लिख रहा हूं मैं धनबाद, DHA लिख दिए धनबाद, और लिख दे रहे हैं सर कितना लिख दे 11 किलोमीटर। तो इस तरह 11 किलोमीटर जब लिख रहे हैं ना, तो ये लोग जो है ना, ये जो दिख रहा है आपको DHA या के या हम लोग बोल सकते हैं सर के किलोमीटर, तो ये जो है ना वो लिखा रहता था किससे, कलर से नहीं, उसको छैनी हथौड़ी से कूट कूट कर, ऐसा करके समझ में आ रहा होगा, देहाती लैंग्वेज है ना, कूट कूट कर उस पर लिखा होता था पत्थरों को। इसी को हम लोग एक टाइप का बोलते हैं सर अभिलेख। ठीक है, जिन पर तिथि नहीं होती थी उनका काल निर्धारित लेखन की सिले के आधार पर किया जाता था, और जिस पर तिथि नहीं लगी होती थी, मान लेते इसमें तिथि नहीं लगा हुआ है, तो भारत में प्राचीनतम अभिलेख प्राकृतिक भाषा में है जिसे सम्राट अशोक ने बनाया था। अभिलेख का अगर सबसे ज्यादा महत्व हो जाता है तो वह सम्राट अशोक हो जाता है, याद रखिएगा, जिसने कलिंग युद्ध में काफी ज्यादा अपने धर्म को परिवर्तन किया था। आशा करते हैं मेरे लाल कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन मैं बता दूं, अगला क्वेश्चन अगर आपसे पेपर में पूछा जाएगा, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। देखिए, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है क्यों, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान पर ही सन 1921 में यह क्वेश्चन आपके पेपर में आएगी, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 5 मार्क्स का हो या 3 मार्क्स का हो, आपके पेपर में आएगा ये क्वेश्चन, समझिए। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान पर ही सन 1921 में दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन करवाया था। हड़प्पा नामक एक ऐसा जगह था जहां पे दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी की खोज किया था, इस कारण से हड़प्पा सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। आगे लिख रहा है, इसलिए इनका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी हम लोगों को हड़प्पा शहर से मिली थी। हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण नगर होने के कारण इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, बिल्कुल सही बात है, हड़प्पा सभ्यता जो है वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। इसलिए इस सभ्यता को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज पहले हड़प्पा नामक स्थान पर ही हुई थी। सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसकी खोज सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता से ही हुई थी। आगे बोल रहा है, इसलिए इसे हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं या तो सभ्यता कहते हैं। ये नीचे वाला आप लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको इतना सारा लिखना होगा। अब मैं बात करूं आप लोगों का, याद रखिए ये जो क्लास चल रहा है ना, ये आप लोगों का सब्जेक्टिव का ये क्लास नंबर 1 है। बाकी अगर आप क्लास देखना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 6 लेक्चर मिलेगी, कितना लेक्चर, 6 वीडियो आप लोगों को वीडियो मिलेंगे, याद रखिएगा। अगर 6 बजे से सारा क्वेश्चन को कर लेते हैं तो मैं चैलेंज तो नहीं करूंगा, लेकिन 100% मैं बोलूंगा कि 95% क्वेश्चन इसी से छपेगी, याद रखिए। 95% क्वेश्चन जो है आप लोगों का इसी से छपेगी। थोड़ा सा भी आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। मैंने ऑलरेडी आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे आप लोगों को फाइनल एग्जाम, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को अपलोड कर चुका हूं। और आप लोग लेट ना करें, कोर्स को जाकर जल्दी से ज्वाइन कर ले। और कोई भी दिक्कत होगी ऑलरेडी नीचे नंबर दिए, इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारे टीम के साथ जुड़ सकते हैं। अब मैं आपको अगला जो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं ना, याद रखिएगा, 1-2 क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। जैसे मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे, जो मेगास्थनीज थे वो भारत में किसके दरबार में आया था। ये आप लोगों का हो गया सर 2 मार्क्स का, जिसे हम लोग बोलते हैं VSQ। क्या बोलेंगे, लाडली VSQ, जिसे हम लोग बोलते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, जो आपके पेपर में 2 मार्क्स की छपेगी। ठीक है, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था, मेगास्थनीज भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इस तरह आपको लिखना होगा। आप सोचेंगे कि मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था, सिर्फ मैं लिख दूंगा चंद्रगुप्त मौर्य, तो आपको मिलेगा 1 मार्क्स या 1.5 मार्क्स, लेकिन आपको यहां से यहां पूरा खींच कर लिखना होगा। ठीक है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने करवाया था, जो पाटलिपुत्र है शहर, पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने करवाया था। किसने करवाया था, पाटलिपुत्र जो शहर है इसकी स्थापना उदयन ने करवाया था। ठीक है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। जो चीनी यात्री फाहियान है, मैंने सारा क्वेश्चन लेकर आया हूं, थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त, याद रखिएगा द्वितीय, किसके, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे कौन, फाहियान। आगे लिखा है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना किसने करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने करवाया था। याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने करवाया। जितना क्वेश्चन बता रहा हूं ना, ईमानदारी से कर लीजिएगा, याद रखिए, खास करके एप्लीकेशन वाले, क्योंकि आप लोगों का क्लास जो है कल से एप्लीकेशन पे चलेगी, यूट्यूब पे और क्लास नहीं होगी, एक बात याद रखिएगा। और एक डेमो मिलेगा आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस का। बाकी सारा का सारा सब्जेक्टिव का क्लास मैंने ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं एप्लीकेशन पे। सारा का सारा सब्जेक्टिव की जो क्लासेस होगी वो एप्लीकेशन पे होगा। ठीक है, तो आप लोग खास करके ध्यान देंगे एप्लीकेशन वाले जो बच्चे पढ़ रहे हैं। ऐसा आप लोग ना सोचिए कि ये सब नहीं आएगा, सारा क्वेश्चन यहीं से आएगी, ये याद रखिएगा। 95% का मैं गारंटी ले रहा हूँ।
तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में स्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। आपको इस तरह से लिखना है, सिर्फ आप लिख देंगे यहाँ पे पाकिस्तान, पाकिस्तान सिर्फ लिख देंगे, आप सोचेंगे कि मेरा 2 मार्क्स मिल जाएगा, इतना आसान नहीं है। हरिसेन द्वारा रचित पर्याग प्रस्ती किस भाषा में लिखी गई है? हरिसेन द्वारा रचित पर्याग प्रस्ती किस भाषा में लिखी गई थी? तो बताएंगे सर संस्कृति भाषा में। कौन सा भाषा में? संस्कृति भाषा में। इस तरह से जब आप आंसर लिखेंगे ना, कितना मस्त से लिखेंगे और 2 मार्क्स आपकी झोली पे आ जाएगी। तो आपको आंसर इसी तरह से करना होगा। अब मैं अगला क्वेश्चन पे आता हूं सर, कलिंग युद्ध का अशोक पर जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? जो कलिंग युद्ध हुआ था उस समय अशोक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़े थे, इसके बारे में आज हम लोग बेहतरीन तरीके से समझते हैं। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 3 मार्क्स का हो या 5 मार्क्स का 100% पूछेगी। जब मैं बोल दिया हूं कि 100%, इसका मतलब आप लोगों को याद कर लेना है, खास करके एप्लीकेशन वाले। पहला पॉइंट, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कसम खाई। देखिए कलिंग युद्ध जो है ना, बहुत कलिंग युद्ध ऐसा युद्ध था कि अशोक जैसे सम्राट के लोग को, दिल को याद रखिएगा, घी बना दिया था। घी मतलब समझे, घी थोड़ा सा में पिघल जाता है ना, ठीक इसी तरह से मोम बना दिया था। मैं मोम बोल सकता हूँ उसको, तो मोम बना दिया था। कलिंग युद्ध ऐसा युद्ध था, लाखों करोड़ों इंसान की एक युद्ध में मरे जाने का मतलब समझ रहे हैं आप, कितना इंसान मर गए होंगे। और देख रहे हैं कि पूरा खून से पूरा लथपथ हो गया। उसी दिन हम लोगों का सम्राट अशोक जो है उसने ठान लिए कि आज के बाद मैं कभी भी युद्ध नहीं करने की प्रतिज्ञा करता हूं, और आज के बाद मैं किसी भी जीव को हत्या नहीं करूंगा मैं, ना किसी को करने दूंगा। ये उनको बताया था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कसम खाई, आज के बाद मैं कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। कलिंग युद्ध जब हो रही थी उस समय अशोक ने खुद से वादा किया था कि आज के बाद मैं कभी भी मैं शस्त्र, जैसे हथियार हम लोग बोलते हैं, कभी भी मैं उठाऊंगा नहीं। पॉइंट नंबर 2, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने अपना धर्म परिवर्तन किया। याद रखिएगा, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, कलिंग युद्ध जो है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने सबसे बड़ी पॉइंट जो है था ना, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। पहला पॉइंट नंबर 1, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कसम खाई कि आज के बाद मैं कभी भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। कलिंग युद्ध के बाद, आज के बाद मैं बता रहा हूं, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने अपना धर्म का परिवर्तन किया और उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। पॉइंट 3, अशोक कलिंग युद्ध के बाद इतना ज्यादा बदल गया, अशोक जो है कलिंग युद्ध के बाद इतना ज्यादा बदल गया कि उन्हें पूरी उम्र लोगों की सेवा एवं बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लग गया था। कलिंग युद्ध के बाद एक ऐसा सोचिए ना कि आपके गांव पे आप जहां पे रह रहे, उस गांव में मान लीजिए 800 व्यक्ति, और 800 का 800 मैं जाके मार दूंगा, ठीक है। तो किस तरह से मुझे लगे कितना लाश बिछ गया होगा, मैंने जानवरों को भी नहीं छोड़ा, मैं जानवरों को भी काटते चला गया, कैसा दिल होगा वो, सोचिए, होगा या नहीं। तो उस तरह से उन्होंने सोचा कि आज के बाद मैं कभी भी ना युद्ध करूंगा ना मैं कुछ करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ लोगों की सेवा करूंगा। सेवा के साथ मैंने बौद्ध धर्म को, जो मैं धर्म ग्रहण किया हूं, इसका प्रचार प्रसार मैं अच्छी तरह से करूंगा। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, इस युद्ध के बाद अशोक अहिंसा का पुजारी बन गया। अब जो अशोक थे उन्होंने आज से ठान लिया है कि मैं आज के बाद कभी भी हिंसा नहीं करूंगा। आशा करते ही इसको समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन आपको नोट डाउन कर लेना है, खास करके एप्लीकेशन वाले, ठीक है। चलिए, और अच्छा लग रहा हो तो एक बार जरूर बताइएगा कलिंग युद्ध के का अशोक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। अब अगर आपके 3 मार्क्स का आएगी तो आपको इस तरह से लिखना है, 3 मार्क्स का आ जाएगा। लेकिन अगर 5 मार्क्स का आएगा तो इतना छोटा लिखने से नहीं होगा। लेकिन देखिए, पहले जो हम लोग का देखिए, अशोक अपने शासन के 8वें वर्ष में कलिंग कहाँ पे, उड़ीसा में। एक बात याद रखिए, कलिंग कहाँ पे, उड़ीसा में। अशोक अपने शासन के 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया, जिससे 1 लाख व्यक्ति मारे गए, 1.5 लाख बंदी बनाए गए तथा कई गुना घायल हुए। सोचिए, 1 लाख व्यक्ति, 1-2 इंसान मर जाते हैं किसी गांव पे, तो किसी ना गांव पे पूरा हड़ताल बैठ जाता है, नहीं बैठता है, कैसा अजीब सब फील होता है हम लोगों को। लेकिन यहाँ पे मैं बात करूँ ना, कैसा दिन होगा वो जब हम लोगों का 1 से 2 लाख इंसान की डेथ हो जाती है। अब उस दिन उसको अजीब सा फील हुआ कि मैं आज से पूरा ठान लिया हूं कि आज के बाद मैं कभी भी युद्ध नहीं करूंगा। आगे समझिए, 8वें वर्ष में, यानी कलिंग, उसको बहुत ही कम उम्र था जब कलिंग युद्ध हो रही थी। अब मैं बात करूं, क्या बोल रहे, लाख बंदी बनाए गए थे, कई गुना घायल हुए, जिससे अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। हृदय जो है ना, हृदय दिल पूरा परिवर्तन हो गया। कैसा दिन था, लाखों इंसान को मैंने डेथ हुए देखा, मैं खुद मारते हुए देखा, जानवरों को भी मैंने रोंद डाला। उफ, सिर्फ और सिर्फ जिस तरह बारिश होती है ना, उस तरह सिर्फ खून का लथपथ चल रहा था वहां कलिंग युद्ध में, जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित प्रभाव पड़े। और उसके जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़े समझिएगा इसका। पॉइंट नंबर 1, उसे युद्ध से घृणा हो गई।
उससे युद्ध से छी 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 हम लोग बोलते हैं ना, ठीक इसी तरह से उसके युद्ध से पूरा का पूरा तरह घृणा हो गई तथा जीवन भर युद्ध ना करने की प्रतिज्ञा की। मैं आज से मैं वचन देता हूं, आज से मैं कभी भी अब युद्ध नहीं करने की कोशिश करूंगा और ना किसी को युद्ध करने दूंगा। पॉइंट 2, भीषण रक्त संसार, रक्त मतलब ब्लड को देखने के बाद बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के प्रभाव से बौद्ध धर्म अस्वीकार कर लिया और जैसे कलिंग युद्ध हुआ उन्होंने ठाना आज के बाद कि मैं आज के बाद में कभी भी कलिंग युद्ध के बाद में आज के बाद कभी भी, याद रखिएगा, मैं बौद्ध धर्म को ग्रहण करता हूं और मैं हमेशा अहिंसा का समर्थन करूंगा, हिंसा का नहीं अहिंसा का मैं समर्थन करूंगा। कलिंग युद्ध के बाद अशोक शांतिवादी हो गया, कलिंग युद्ध के बाद अशोक जो है शांतिवादी हो गई थी तथा राज्य विस्तार की नीति का परित्याग कर दिया। उसने दिव्यागंज के स्थान पर धर्म विजय अपना लक्ष्य बनाया। देखिए अगर 5 मार्क्स का है या 3 मार्क्स का है, आपको ये यहाँ पे जो मैं चीज में बताया हूँ पॉइंट नंबर 4 तक आपको लिखना है मेरे लाल। पॉइंट नंबर 4 के बाद अगर आप 5 मार्क्स का पूछा गया है तो ये सब पॉइंट को आपको इंक्लूड करना है। इंक्लूड करने का मतलब होता है जोड़ना है आप लोगों को, ठीक है। तो आप देखिए आगे बोल रहा है इस युद्ध के बाद मंदिरापन, मांस, बलि प्रथा, बलि मतलब जो बलि जानवरों को चढ़ाया जाता था आदि बिल्कुल बंद करा दिया गया। संचरण ये सब आपको लिखना है। अशोक देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि धारण की, सबसे इंपॉर्टेंट है। किस शासक को देवनामी प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है? अशोक को हम लोग जानते हैं। तथा राज्य में युद्ध घोषण के स्थान पर धर्म घोषण प्रारंभ कर दिया गया। तो इस तरह से आपको लिखना होगा बेहतरीन तरीके से, ठीक है। अब आते हैं सर अगला, अशोक धर्म से आप क्या समझते हैं? जो अशोक का धर्म है इससे हम लोगों को क्या समझ में आता है, ये हम लोगों को बेहतरीन तरीके से लिखना। समझिए, अशोक ने अपने प्रजा के नैतिक उत्थान, यहाँ पे उत्थान होगा, ठीक है, उत्थान के लिए कुछ हिंसा सिद्धांत बनाए। इस सिद्धांतों को अशोक का धर्म कहा जाता है। अशोक का धर्म सभी धर्मों का सही बातों का संक्षेप था। क्या विशेषता क्या थी? समझिए। पॉइंट नंबर 1, सार्वभौमिकता। अभी मैं बता रहा हूं, याद रखिएगा, बार बार मैं बोल रहा हूं, ये लेक्चर नंबर 1 है। बाकी जो 5 लेक्चर बाकी है वो 5वां लेक्चर होगा हमारे एप्लीकेशन पे, इसलिए आपको जल्दी से जाएं, डाउनलोड करें और ज्वाइन करने की कोशिश करें। अशोक का धर्म एक सार्वभौमिक धर्म था क्योंकि इसमें सभी अच्छे गुणों का समावेश था। जो अशोक ने जो धर्म को अपनाया था उसमें अच्छा बातें बताए गए थे, जैसे अहिंसा, लोगों के पैसा को देखकर लालच ना बने, लोगों से अहिंसा ना रखे, लोगों से अच्छा बर्ताव रखे, और बलि प्रथा जैसे बलि जानवरों को बलि दिया जाता था वो भी ना करे। जो धर्मों में समान रूप से देखने मिलता है। अहिंसा अशोक के धर्म की एक प्रमुख विशेषता थी। उसके धर्म में न केवल मनुष्यों की बल्कि पशुओं की हत्या करना भी माना था। जो अशोक का धर्म था ना, उसमें सिर्फ मनुष्य के बारे में नहीं बल्कि पशुओं को भी बताया गया था कि जानवरों को भी कोई भी हत्या नहीं करेंगे। सोचिए कितना रक्त देखा होगा, इस कारण से उन्होंने ये धर्मों का परिवर्तन किया। सनुगुणता अशोक के धर्म की दूसरी प्रमुख विशेषता थी। यह सभी धर्मों का आदर करता था। इस धर्म में हर दूसरे धर्म की तरह सभी धर्मों का आदर करने का नियम था। नैतिकता क्या था? अशोक के धर्म की सबसे बड़ी विशेषता उसमें नैतिक का पाया जाता है। नैतिक जो होती है अशोक का धर्म की सबसे बड़ी विशेषता होती है नैतिकता। तो आशा करते हैं मेरे लाल कि आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जो हम लोगों को क्लासेस होगी ना, कल से यहाँ पे हम लोग क्लास करेंगे मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे। याद रखिएगा, जो बच्चा मिसाइल क्लासेस से पढ़ रहे हैं याद रखिएगा, वहां पे हम लोग क्लास करेंगे। आप बहुत मस्त तरीके से हम लोग क्लास करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है? बहुत क्वेश्चन है, बहुत मेहनत किया हूं तब जाकर ये सब क्वेश्चन को मैं लाया हूं मेरे लाल। बहुत ही मेहनत, इतना आसान नहीं ये सब क्वेश्चन का। क्यों पता है? क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है सारा का सारा क्वेश्चन आप लोगों का सिलेक्टेड क्वेश्चन। ये जब दिख रहा है आपको सारा का सारा क्वेश्चन जो है एकदम सिलेक्टेड है, टू द पॉइंट। जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया हूं किसमें, तो याद रखिएगा आपका टर्म 1 में बताया हूं, ठीक इसी तरह से टर्म 2 का क्लास जो स्टार्ट हो चुका है। लेट ना करें, जल्दी से जाएं, डाउनलोड करें और क्लास को ज्वाइन करने की कोशिश करें। चलिए मिलते हैं, हम लोग एप्लीकेशन में मिलेंगे मेरे लाल। याद रखिएगा, तब तक हम लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त रहे।